हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन्स। तो जैसा कि मैंने ओआरएम फर्स्ट में आपको बताया है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। होपफुली यू आर फैमिलियर विद द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि एल्कीन्स पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जो आप लेंगे, जो भी मैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताऊंगा, डेफिनेटली वो तो इलेक्ट्रोफाइल ही है। और एल्कीन यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एल्कीन बेसिक बोलिए। तो एल्कीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। एल्कीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से एल्कीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। और इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होंगे वो हम आज की क्लास में सब पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल होगा, एल्कीन है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन जो है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगी, रिएक्टेंट होगा, और इलेक्ट्रोफाइल हमारा रिएजेंट होगा। तो एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में इमेज बन रही है। बट मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो भी रिएजेंट हम लेंगे उसमें एल्कीन पर ओनली इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा। तो फिर सर आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा? क्योंकि ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जो है एल्कीन पे जो अटैक करता है, ध्यान से सुनेंगे, ओआरएम फर्स्ट के अंदर मैं काफी सारी चीजें आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रोफाइल जो फर्स्ट स्टेप में एल्कीन पे जो अटैक करता है, वो जो स्टेप होता है एक स्लो स्टेप होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो एक सेकेंड स्टेप में अटैक करेगा और वो फास्ट स्टेप होगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है 2 स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन और मे बी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, आई विल टेल यू लेटर। यूं को बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट बनेगा। और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इंटरमीडिएट पर और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या क्या इन्वॉल्व होंगे? एक रिएक्टेंट हुआ, उस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट में भी क्लासिकल कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब इस इंटरमीडिएट पर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, जैसे हमने एक एल्कीन लिया CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और R, लेट से ये एक एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने ली, और इस पर यहां पे मैं इलेक्ट्रोफाइल को, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। एक रिएजेंट में 2 पार्ट होंगे एक रिएजेंट के, जिसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। एंड वी आर ऑलरेडी फैमिलियर कि एल्कीन जो है वो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ड्यू टू लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है इसमें, इजीली लूजली बॉन्डेड होता है, तो ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल को हम सिंबलाइज करते हैं Nu माइनस से, इलेक्ट्रोफाइल को सिंबलाइज करते हैं हम E प्लस। तो बेसिकली ये हमारा, अगर ओवरऑल कहा जाए रिएक्शन में, तो ये एक रिएक्टेंट है और ये जो है रिएजेंट है। रिएक्शन होगी, रिएक्शन में पहले क्या होगा, जस्ट आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ इससे फेमिलियर कराया, कि फर्स्ट स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पर अटैक करे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सीकर है, डेफिशिएंट है, और माइट बी पॉसिबल वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो इलेक्ट्रॉन
की रिक्वायरमेंट रखता है। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट होगा, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बना RCH CH2E पॉजिटिव। अब ये कैसे बना ये भी देखिए। हमने क्या किया कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको किसी एक एटम की ओर डिस्प्लेस कर दिया, और वो एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि यहां से इस वाले एटम पे, टर्मिनल एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, यहां पे पॉजिटिव आया। मैं लिख नहीं रहा, समझना है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से अटैच होगा, ई आएगा कार्बोकैटायन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आपने इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को यहां डिस्प्लेस क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने मान लीजिए कि ये जो R है, R कोई एल्काइल ग्रुप है, लेट्स से ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाता है या इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई लगाता है। तो अब अगर यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किया है तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर मैं यहां भी अगर दूसरी पॉसिबिलिटी बनाऊं तो ये वाला बनेगा। ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। अगर मैंने इसको इधर मूवमेंट कराया तो यहां नेगेटिव आएगा, अब की बार ये नेगेटिव इस कार्बन के थ्रू इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, अब ये इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट जस्ट आई टोल्ड यू कि ये एक एल्काइल ग्रुप है, मान लीजिए एल्काइल ग्रुप हमने लिया है, और भी ले सकते हैं, बट मैं अभी राइट नाउ एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा या प्लस एच लगाएगा। तो कार्बोकेटायन दोनों केस में कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा? हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सब हम पढ़ चुके हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। डेफिनेटली ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट और इसका प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसको स्टेबल करे। तो दो पॉसिबिलिटी है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम है, तो ये वाला कार्बोकेटायन हमें नहीं बनाना है, बनेगा यही वाला। ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि रिएजेंट का जो सेकंड पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वो किस पे अटैक करेगा? कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, और हमारे पास में फाइनली प्रोडक्ट बनेगा RCH CH2ENU। राइट नाउ मैं अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई बात नहीं कर रहा हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरा नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अभी हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन ये अभी समझना है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और मेरा ये प्रोडक्ट बना। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। ये फर्स्ट स्टेप है और ये वाला आपका सेकेंड स्टेप है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है वो एक स्लो स्टेप है। मैं लिख देता हूं, सारी चीज मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। ये स्लो स्टेप है। अब न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बोकेटायन, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, कार्बोकेटायन डेफिशिएंट स्पीसी है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये स्लो स्टेप है, और ये वाला जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप। 2 स्टेप, फर्स्ट स्लो स्टेप, सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप। अब फर्स्ट जो स्लो स्टेप है वो क्यों है और सेकेंड फास्ट स्टेप है वो क्यों है? तो यू कैन सी ओवर हेयर कि फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व। एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, इट रिक्वायर्स सम एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एंड इन द सेकंड स्टेप यू कैन सी ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन अकर। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बन रहा है। आप देखिए न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के साथ सिर्फ बॉन्ड बना रहा है, जबकि यहां पे जो एल्कीन है इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग भी हो रही है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ फॉर्मिंग भी हो रही है। तो ये वाला मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने ये यहां से इसको एलिमिनेट कर दी इस पॉसिबिलिटी को। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन भी टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मिंग भी हो रही है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। बट इन द सेकेंड स्टेप यू कैन सी ओनली बॉन्ड फॉर्मिंग अकर, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आपको हम बता दें कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप होता है इट रिक्वायर सम एनर्जी, so it require some time to happening,
ठीक है, जिसमें एनर्जी लगेगी उसमें कुछ टाइम लगेगा। जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, विच अकर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत बहुत फास्ट हो जाता है। और जबकि इट रिक्वायर्स सम टाइम, मिनट टू आवर टू डे और सम टाइम मंथ्स, यू नो, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। तो ये एक स्लो स्टेप है और ये एक फास्ट स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप है वो काफी टाइम में हुआ क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग थी, ये विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये दो स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप में पूरा टाइम लगा और सेकंड स्टेप में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में 1 आवर लगा, सेकंड स्टेप में जो 10⁻⁴ सेकंड लगा, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम इस वाले टाइम को। तो वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं कि दैट मीन्स ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन की जो रेट है वो फर्स्ट स्टेप पर ही डिपेंड कर रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट स्टेप पर ही डिपेंड कर रही है, स्लो स्टेप है, तो इसीलिए इसमें हम यहां पे बात करेंगे, इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान में रखेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इन शॉर्ट वी कैन राइट इट RDS। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या पॉइंट बनते हैं, रिमार्क्स हम डालेंगे। रिमार्क्स क्या आएंगे, रिमार्क्स लिखेंगे। रिमार्क्स क्या है? फर्स्ट रिमार्क्स कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एल्कीन जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। कितनी स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप। ये सेकंड लिख देता हूं मैं, ये सेकंड और ये फर्स्ट, 2 स्टेप रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, तो फर्स्ट स्टेप is the formation of कार्बोकैटायन, मैं C+ लिख देता हूं शॉर्ट में, आप समझ जाएंगे, विच इज RDS, विच इज स्लो एंड RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पूरी रिएक्शन की रेट इस पर डिपेंड करती है। थर्ड स्टेप है कि जो कार्बोकैटायन जो फर्स्ट स्टेप में बना है यहां पे, इट में रीअरेंज, ये रीअरेंज कर सकता है क्योंकि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कार्बोकैटायन कि कार्बोकैटायन को अगर मोर स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि डेफिशिएंट स्पीसी है, तो वो रीअरेंजमेंट कर सकता है। मतलब R में हमने कोई बड़ा सा ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे सपोज कीजिए कि कुछ रेजोनेंस समथिंग लाइक एरोमेटिसिटी वगैरह, तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंज फर्दर हो सकता है, राइट। तो 3 है, कार्बोकैटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, कैन अंडरगोज रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन क्या कर सकता है? रीअरेंजमेंट कर सकता है। ये 3 रिमार्क्स। रिमार्क्स नंबर 4, मैं अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ये सब हम आगे बात करेंगे। नंबर 4 ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार लगा देता हूं उसमें 3 स्टार, क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कितनी है। ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मोर द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल उतनी जल्दी अप्रोच करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी होगी बाय एल्कीन। सेकेंड पॉइंट, और किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये सारी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने एल्कीन को ही लिया, कार्बोकैटायन जो बना उसी की स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही तो स्लो एंड RDS है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप ही तो एक्सप्लेन करेगा, इसकी रिएक्टिविटी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, और फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकैटायन बन रहा है,
तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। और एक और है, मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस कम है, और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। तो यहां पे रिएक्टिविटी का सेंस क्या है? आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में एल्कीन पढ़ा था, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन का मतलब ये है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। आपने ये पढ़ा था कि जो सिस एल्कीन होती है वो कम स्टेबल होती है ट्रांस एल्कीन से। तो अगर मैं यहाँ पे सिस एल्कीन ले, सिस मतलब सिस, लेट्स से सिस 2 ब्यूटीन ले लिया मैंने, और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन ले लिया, तो सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप न्यूक्लियोफिलिसिटी से नहीं निकाल सकते, वो अभी मैं एग्जांपल लेके भी बता रहा हूं। आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से नहीं बताओगे, आप किससे बताओगे? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। कैसे देखेंगे? सिस 2 ब्यूटीन लेस स्टेबल है, ट्रांस 2 ब्यूटीन मोर स्टेबल है, जो लेस स्टेबल है वो मोर रिएक्टिव है, जो लेस स्टेबल है वो मोर रिएक्टिव है। तो सिस 2 ब्यूटीन जो है वो लेस स्टेबल है इसलिए मोर रिएक्टिव है, और अगर मोर रिएक्टिव है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी किससे? ट्रांस 2 ब्यूटीन से, ठीक है। वो एग्जांपल अभी मैं लिख रहा हूं। तो ये कुछ रिमार्क्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, आप नोट कर सकते हैं। और एक लास्ट में और रिमार्क्स यहाँ पे लिख दूं, नोट डाल के भी मैं लिख सकता हूं कि इसमें इसके अंदर जो है आपका जो प्रोडक्ट मिला जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बोकेटायन जो है अगर ये रीअरेंजमेंट हो कर गया तो ये किसी और पोजीशन पे चला जाएगा, तो अब न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, वो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है वो उस पर आएगा, ठीक है। तो जब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे वो आएगा तो फिर वो एडजेसेंट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएंगे। एडजेसेंट पोजीशन बोल दो, 1-2 पोजीशन बोल दो, जैसा आपको प्रॉपर लगे। तो मैं बोलूंगा कि पोजीशन ऑफ ई एंड एन यू क्या हो सकती है? एडजेसेंट, मे बी एडजेसेंट, और मे नोट बी एडजेसेंट, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूं, मे और मे नोट बी एडजेसेंट। पोजीशन ऑफ ई एंड एन यू में और मे नोट बी एडजेसेंट। ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल, ये रिमार्क्स हैं, ये सब याद रखेंगे। ये नोट है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन 1-2 पर या एडजेसेंट पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नहीं कब होगी? जब कार्बोकेटायन रीअरेंज कर जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन की पोजीशन किसी और एटम, कार्बन एटम पे होगी जो कि आगे हो सकता है, राइट। चलिए, तो आप इसको नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको अभी कुछ रिमार्क्स बताए। फर्स्ट 2 स्टेप रिएक्शन, फिर से मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कितनी स्टेप रिएक्शन होती है? 2 स्टेप रिएक्शन। कार्बोकेटायन बनता है जो कि क्या कर सकता है? कैन रीअरेंज। थर्ड पॉइंट मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं। रीअरेंजमेंट कर सकता है कार्बोकेटायन। थर्ड पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अच्छा
फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैंने फर्स्ट बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर मैंने लिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और मैंने आपसे पूछा इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको ध्यान से सुने, जो मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड मैंने बताया था आपको कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। और मैंने थर्ड बताया था कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन के। तो ध्यान में रखना, ये एक सीक्वेंस में लिखा है मैंने आपके। कैसे लिखा है मैंने? सीक्वेंस मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, इसको देखेंगे पहले। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम दिख रही है तो उसके बाद में आप क्या देखेंगे? कार्बोकेटाइन से देखेंगे। ये भी अगर सेम दिख रहा है तो उसके बाद क्या देखेंगे आप? एल्कीन की रिएक्टिविटी। और जस्ट आई टोल्ड यू कि एल्कीन की रिएक्टिविटी आपको कैसे देखनी है, बताइए? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसका मैं एग्जांपल लूंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पर, फिर मैं स्टेबिलिटी के बेसिस पर, फिर रिएक्टिविटी के बेसिस पर, राइट। तो अगर हम स्टेबिलिटी पहले इससे देखें, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे देखें एल्कीन की, तो यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप थर्ड वाला केस मत लगा देना, क्योंकि थर्ड वाला केस तो थर्ड नंबर पे ही आएगा। पहले आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है, फिर कार्बोकेटाइन देखना है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट, फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इफ न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम, और अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी सेम दिख रही है तो फिर ये देखना है, बी केयरफुल। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना ज्यादा है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। मैं स्टेबिलिटी नहीं बता रहा, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुने। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 9। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3, ये जीओसी में पढ़ रखा है आपने, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, ये हमने पढ़ा था। क्या बोला मैंने? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे ड्यू टू फिनोमिना ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, डेंस होगा। जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन जब होता है तो क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ जाता है, राइट। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा बढ़ेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा बढ़ेगा उस पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी टू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ये वाला, मोर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ड्यू टू 9 अल्फा हाइड्रोजन। ओके। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को अगर हम देखें तो जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये सिस टू ब्यूटीन है और ये ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है कि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 6, और इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 6, दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब यहां पे क्या होगा कि यहां हमें कैसे देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, नहीं ये वाला नहीं एग्जांपल लेना, हमें एग्जांपल लेना है ये वाला, सॉरी ये इसका एग्जांपल था बेसिकली। तो मुझे लेना है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका आइसोब्यूटीन। और मैं दूसरा ले रहा हूं आपका 2 ब्यूटीन,
तो 2 ब्यूटीन आप ये जानते हैं, मैं शॉर्ट में ये बनाता हूँ, ये 2 ब्यूटीन। तो ये 2 ब्यूटीन है ना, ब्यूटीन, और ये है आइसोब्यूटीन। तो अगर हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो इसमें हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी से नहीं देखनी। क्यों? क्योंकि इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, देख सकते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे। तो अब क्या होगा बताओ? तो अब क्या होगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन जब सेम हो गए तो हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन से देखेंगे, और हमें पता है कार्बोकेटाइन किस साइड बनाना है। डेफिनेटली हम कार्बोकेटाइन कहाँ बनाएंगे? इस साइड, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल बनेगा। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय 6 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि अगर मैं इस केस में देखूं तो इस केस में अगर पाई इलेक्ट्रॉन को आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन आएगा इट इज स्टेबलाइज बाय 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला कार्बोकेटाइन जो है स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज बाय 6 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसका जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबलाइज बाय 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि आपने पाई इलेक्ट्रॉन जब तोड़ा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे तोड़ोगे तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी से क्यों नहीं देखा? अल्फा हाइड्रोजन सेम थे। अब थर्ड वाला देखिए, तो थर्ड वाले में क्या है कि ये आपका एक सिस 2 ब्यूटीन है और एक आपका क्या है बेटा? ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो सिस 2 ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन 6, इसमें भी है 3 3, यहाँ भी 3 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकेटाइन अगर आप बनाए किसी भी साइड में बना दें, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, यू नो, सिस 2 ब्यूटीन इज व्हाट? सिमेट्रिकल ब्यूटीन, सिमेट्रिकल है, तो यू कैन ब्रेक द पाई इलेक्ट्रॉन एट एनी वन ऑफ द साइड, इस साइड भी और इस साइड कहीं भी आप ब्रेक कर सकते हैं। तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ और यहाँ दोनों जगह जो कार्बोकेटाइन आएगा पजेस सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी होंगे, 3 यहाँ भी होंगे। तो सेम अल्फा हाइड्रोजन भी आ रहे हैं, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से भी नहीं देख सकते। तो फिर हम किससे देखेंगे? फिर हम देखेंगे ये जो मैंने बताया था रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी कैसे देखनी है? अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अनस्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन कैसे देखनी है? अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो अनस्टेबल ये ज्यादा है, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होगी। इन दोनों बता ही चुका हूं, इसकी इससे ज्यादा होगी। तो यह अल्फा हाइड्रोजन से देखा, यहाँ है ना न्यूक्लियो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ये न्यूक्लियोफिलिसिटी से देखा, ये कार्बोकेटाइन से की स्टेबिलिटी से देखा, और ये आपने अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से देखा। जितनी ज्यादा एल्कीन अनस्टेबल होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वहां पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ये रेट ऑफ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया, तीनों पार्ट मैंने ले लिए हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? CH3 अरेंज रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक, या डायरेक्ट ऐसे ही लिख लें, अरेंज रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन्स, ऑन गिवन एल्कीन्स। ठीक है, इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर देख रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा ये A, ये B, ये C, और ये D। इसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर देखना है। ठीक है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताइए कैसे होगा? सोचो, जीओसी अच्छे से पढ़ रखी है तो हो जाएगा। देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन बढ़ा रहा है? अल्फा हाइड्रोजन।
इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन बढ़ा रहा है? गौर से देखें, लोन पेयर, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस बढ़ा रहा है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा रहा है, यहाँ पे प्लस एच सी हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ा रहा है, तो रेजोनेंस फिनोमिना इज मोर डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू दिस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता, लोन पेयर सिंगल सिंगल, यहाँ लोन पेयर सिंगल डबल है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, ये सिर्फ क्या लगा सकता है यहाँ पे, बल्कि माइनस आई लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा, बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुने, माइनस आई लगाएगा, माइनस आई लगाने से क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पाई इलेक्ट्रॉन को होल्ड अच्छे से करेगा, अवेलेबिलिटी कंपेरेटिवली कम होगी। फिर से सुने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन के एज कंपेयर टू कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे कम एक्सटेंड में ही बढ़ाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पाई इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी भी तो बढ़ेगी, तो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे देखें तो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब यहाँ दो जगह रेजोनेंस था, कुल मिला के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन कौन बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, ए बढ़ा रहा है, बी बढ़ा रहा है, डी बढ़ा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है। अब इन तीनों में ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, हमें पता है रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो दोनों में से ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन बढ़ाएगा, नाइट्रोजन वाला या ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन वाला, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर एक्सटेंड में बढ़ेगा एज कंपेयर टू दिस वन, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसकी होगी, फिर उसके बाद में इसकी होगी, राइट, फिर उसके बाद में इसकी, क्योंकि रेजोनेंस वालों की ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, और सबसे लास्ट में तो रेट ऑफ EAR का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो, डी सबसे ज्यादा, फिर डी के बाद में बी, देन ए, देन सी। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि हमें अगर रेट को देखना है, रेट ऑफ EAR, तो आपको करना क्या है, कि एल्कीन पर ERG ग्रुप जुड़ा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और रेट ऑफ EAR कम होगी जब एल्कीन पर क्या जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, प्लस आई, प्लस एच, प्लस आर, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, माइनस आई, माइनस एम या माइनस आर, ये सब हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, सॉरी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, है ना, तो ये चेंज कर लेना प्लीज, मेक चेंज 1 अपॉन दिस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है। तो अब इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, है ना, थैंक यू, देख लीजिए आप।